जिस पार्टी के पास कहते हैं चाणक्य है, जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा संसाधन है और जो पार्टी कहती है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, उसके साथ ये नामुमकिन कैसे हो गया? बीजेपी फ्लोर टेस्ट से पहले क्यों बीजेपी ने हथियार डाल दिए? और क्या बीजेपी हिट विकेट हो गई है या ये पवार का बाउंसर है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चाचा भतीजे की चक्रों में तो नहीं फंस गई बीजेपी? शक की सुई चाचा भतीजे पर इसलिए जाती है क्योंकि शरद पवार ने अजीत पवार पर जालसाजी करने का आरोप लगाया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पार्टी से नहीं निकाला। आखिर क्यों? उधर अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और इधर कहा जा रहा है कि शरद पवार उन्हें पार्टी और परिवार में वापस ले लेंगे। और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार में अगर अजीत पवार मंत्री बनते हैं तो। ये भी चौंकाने वाली बात है कि अजीत पवार 54 के 54 विधायक साथ होने का दावा कर रहे थे, लेकिन शरद पवार ने कैसे सभी को एक झटके में साथ कर लिया। आखिर अजीत पवार भी महाराष्ट्र के कद्दावर नेता है, ऐसे में एक विधायक भी अजीत पवार के साथ नहीं आया, ये भी चौंकाता है। अब जरा शरद पवार के भरोसे को देखिए। शरद पवार ने कल ग्रैंड हयात होटल में जब एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के 162 विधायकों की परेड कराई, तब उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस से ये बात कही थी कि एक भी विधायक बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा था कि ये गोवा नहीं महाराष्ट्र है। ऐसे में इसे कॉन्फिडेंस कहा जाए या इसके पीछे कोई सीक्रेट भी छुपा हुआ है? एक सवाल बीजेपी पर भी उठता है। शरद पवार जो है उनकी एनसीपी पर अल्टीमेट पकड़ मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी ने अजीत पवार पर कैसे भरोसा कर लिया कि उनके साथ सारे विधायक आ जाएंगे? ये बीजेपी की गलती थी या सीनियर और जूनियर पवार ने ऐसा खेल खेला कि जिसके जाल में बीजेपी फंस गई? पीएम मोदी के साथ शरद पवार की जो मुलाकात थी वो जेस्चर थी या उसके पीछे कोई रणनीति थी? अजीत पवार अपने अस्थिर बर्ताव के लिए भी जाने जाते हैं। याद कीजिए कि सिंचाई घोटाले के 2012 में जब अजीत पवार पर आरोप लगे तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद से अचानक इस्तीफा दे दिया, लेकिन एक महीने बाद वापस वो उप मुख्यमंत्री बन गए। और विधानसभा चुनाव 2019 के पहले जब ईडी की जांच के घेरे में अजीत पवार आए तो उन्होंने अचानक अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन बावजूद इसके वो एनसीपी की टिकट से ही बारामती से चुनाव लड़े। इस पूरे सियासी ड्रामे में लगता है बीजेपी ने सेल्फ गोल कर लिया है और शरद पवार ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एनसीपी की विरासत को लेकर हमेशा से अजीत पवार और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुळे के बीच में प्रतियोगिता जो है वो रही है। अजीत पवार भले ही अब पार्टी में वापस भी आ जाए, लेकिन उनकी स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रहेगी। यानी ये कह सकते हैं कि सुप्रिया सुळे ने अपने रास्ते का कांटा जो है वो निकाल लिया है। खुद शरद पवार का कद जो है वो राज्य में नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर भी अब जो है वो चमकता हुआ ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि 3 अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों को एक साथ लाने का काम जो है वो शरद पवार ने किया है। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी तरह का काम शरद पवार करे तो कोई चौंकाने वाली बात आने वाले दिनों में नहीं होगी। कुल मिलाकर बीजेपी ये कह रही होगी कि अजीत पवार तेरे प्यार में क्या से क्या हो गया। केवल बीजेपी की सरकार ही नहीं गिरी तो उनकी साख पर भी बट्टा लग गया है और इसकी गूंज केवल महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में सुनाई देगी। फडणवीस के लिए तो ये बड़ा सेटबैक है ही, लेकिन दिल्ली में बैठी जो नेशनल लीडरशिप है बीजेपी, उनकी भी साख जो है वो यहाँ कम हो गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली में बैठे हुए जो चाणक्य है उन्हें महाराष्ट्र के चाणक्य ने इस पूरे खेल में मात दे डाली है। जो लोग शरद पवार के बारे में कह रहे थे चुनाव से पहले कि एक था टाइगर और चुनाव नतीजों के बाद कह रहे थे कि टाइगर जिंदा है, वो अब कह रहे होंगे कि टाइगर दहाड़ रहा है।